हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एसी चैप्टर के ठीक आगे का वीडियो है, जिसमें पिछली वीडियो में वर्ग माध्य मूल मान और औसत मान हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, आज हम समझेंगे प्रतिवर्ती बोल्टता और धारा के बीच का कलांतर क्या होता है। देखेंगे इस फिगर से समझेंगे क्या होता है। जैसे कि अगर जब किसी परिपथ में विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने धारा साथ साथ महत्तम हो, यानी साथ साथ मैक्सिमम हो। देखिए, ये है विभवांतर का ग्राफ और ये है धारा का ग्राफ। तो धारा और विभवांतर देखेंगे साथ साथ मैक्सिमम हो रहा है। जब ये यहाँ पर पहुँचा तो उस समय ये भी यहाँ पर पहुँचा। ठीक, यानी साथ साथ ये मैक्सिमम हो रहे हैं, फिर साथ साथ शून्य हो रहे हैं। ठीक, जब ये विभवांतर शून्य हुआ तो धारा भी शून्य हुआ। जब विभवांतर आकर नीचे सबसे कम हो गया, उस स्थिति में भी धारा भी सबसे कम हो गया। तब कहते हैं कि इनमें कोई कला नहीं है, अर्थात इसमें फेस डिफरेंस क्या है, जीरो है। तो फेस डिफरेंस यानी कला जब शून्य है तो जब इनका एक प्रतिवर्ती बोल्टता का समीकरण लिखा जाता है तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और प्रतिवर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि इनके कला में कुछ जुड़ता नहीं है, सेम रहता है। ठीक, इनकी कला ओमेगा टी, इनकी भी कला क्या ओमेगा टी। तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, तो ये समझ में आया इतना। फिर आगे क्या है, आगे ये समझेंगे कि अब इसमें क्या हो रहा है। कुछ ऐसे परिपथ होते हैं जिसमें विभवांतर को मैक्सिमम होने से पहले धारा मैक्सिमम हो जाता है, या फिर विभवांतर मैक्सिमम होने के बाद धारा मैक्सिमम होता है। ठीक, तो ये समझेंगे। जैसे इस ग्राफ को समझेंगे। इस ग्राफ में ये है कि जब विभवांतर मैक्सिमम होता है, ठीक, उस समय धारा मैक्सिमम नहीं हुआ रहता है, यानी कुछ समय बाद यह मैक्सिमम हुआ। ठीक, फिर जब विभवांतर मैक्सिमम से शून्य होता है उस समय धारा आपका कहाँ रहता है, ये यहाँ पर होता है, यानी शून्य नहीं हुआ रहता है। यानी जब धारा शून्य होता है तब टाइम कुछ समय बाद होता है। कहने का मतलब इस समय धारा और विभवांतर साथ साथ न तो शून्य हो रहे हैं न तो मैक्सिमम, बल्कि कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे के मैक्सिमम अथवा शून्य हो रहे हैं। जैसे जब विभवांतर यहाँ मैक्सिमम होता है, ठीक, जब विभवांतर मैक्सिमम होता है उस समय धारा यहाँ पर रहता है, यानी मैक्सिमम होने वाला रहता है। फिर दूसरी बात देखिए, जब विभवांतर मैक्सिमम से शून्य पर पहुँचता है उस समय धारा जो है कहाँ पर पहुँचा रहता है, मैक्सिमम से यहाँ पर पहुँचा रहता है, यानी शून्य होने वाला रहता है। तो आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि इस समय विभवांतर और धारा के बीच क्या है, कला है, फेस डिफरेंस है। कितना कला है, फाई का मान लेते हैं, क्या है, फाई है। ठीक, अब हम ये समझेंगे कि इस समय कौन आगे चल रहा है, विभवांतर की धारा, यानी विभवांतर आगे चल रहा है, या तो ये बोल सकते हो धारा जो है पीछे चल रहा है और विभवांतर आगे चल रहा है। यानी कि तो हम बोल सकते हैं या तो फाई को V बराबर साइन ओमेगा टी, यानी V के इक्वेशन में प्लस फाई ऐड कर दो, या फिर I के इक्वेशन में माइनस फाई घटा दो। ठीक, यानी माइनस फाई को ऐड कर दो। तो यहाँ पर दोनों समीकरण प्राप्त हुए। यहाँ पर देखा गया है कि भाई विभवांतर जो है कि धारा से फाई कला में आगे है, इसलिए V बराबर क्या होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई हुआ, और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। या हम लिख सकते हैं विभवांतर जो है धारा, या तो लिख सकते हैं धारा जो है विभवांतर से फाई कला में पीछे है। जब धारा जो है विभवांतर से फाई कला में पीछे है तो कौन पीछे है, I पीछे है, इसलिए फाई जो है I की इक्वेशन में जो साइन का गुणांक होता है उसमें घट जाएगा। ठीक, इसमें क्या था, विभवांतर हम बोल सकते हैं ये क्या था, विभवांतर फाई कला से आगे था। ठीक, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। इतना समझ आया। तो ये चीज़ क्लियर हुआ। फिर समझेंगे जैसे कि V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर विभवांतर धारा से फाई कला में आगे है। ये क्या बताता है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। यहाँ पर क्या है, इसका ठीक उल्टा, या ये बोल दो प्रतिवर्ती जो धारा है विभवांतर से फाई कला में पीछे है, प्रतिवर्ती धारा विभवांतर से फाई कला में पीछे है, या बोलो प्रतिवर्ती धारा से फाई कला में आगे है। दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक,
अब हम आगे समझिए, अब ठीक आगे समझेंगे। सेम है, ठीक उल्टा है। इसमें क्या बताता है, इसमें देखिए विभवांतर आगे चल रहा था, धारा फाई कलाम पीछे चला, इसमें ठीक उल्टा है। इसमें देखिए धारा जब मैक्सिमम हो जाता है, ये देखो ये धारा है, ये डॉटेड लाइन ये धारा का ग्राफ बताता है, जो कॉन्टिन्यूस लाइन है विभवांतर ग्राफ बताता है। तो यहाँ पर देखेंगे धारा मैक्सिमम हो गया, ठीक क्या हो गया, धारा मैक्सिमम हो गया, लेकिन विभवांतर अभी यहीं पहुँचा था। अब देखो धारा जो है मैक्सिमम अधिकतम से होकर शून्य पर पहुँचा, तब जो है कि विभवांतर मैक्सिमम हो रहा है, समझा इतना। यानी कि इनके बीच में क्या है, फेज डिफरेंस है, मान लेते हैं, चलो फिर फाई मान लेते हैं, फेज डिफरेंस क्या है, फाई। अब देखिए जब मतलब कि धारा जो है मैक्सिमम पर शून्य पहुंचा, उस समय विभवांतर जो है मैक्सिमम पर कहाँ पहुंचा था, यहाँ पर पहुंचा था, ठीक। फिर देखिए जब धारा शून्य से दूसरी दिशा में मैक्सिमम पहुंचा, उस समय विभवांतर कहाँ पहुंचा था, शून्य से यहाँ पर पहुंचा था। इसका मतलब फेज डिफरेंस क्या है, हमेशा इस समय यहाँ कौन पीछे चल रहा है, विभवांतर पीछे चल रहा है। ध्यान देखेंगे, ग्राफ से अच्छे से देखेंगे, समझ जाएंगे, ठीक। फेज डिफरेंस क्या है, मान लीजिए विभवांतर और धारा के बीच का फेज डिफरेंस फाई है, तो यहाँ पर समझेंगे कि फिर से विभवांतर जो है पीछे है, ठीक। यानी यहाँ पर देखो धारा ए अपने मैक्सिमम पहुँच गया, लेकिन विभवांतर मैक्सिमम यहाँ पर पहुँचेगा ना, तभी तो मैक्सिमम कहलाएगा, लेकिन पीछे है इसमें, ठीक। तो इसके इक्वेशन में अगर पूछा जाए कि इसका इक्वेशन बनाया जाए तो कैसे बनेगा, तो इस ग्राफ को क्या दर्शाता है, इस ग्राफ जो है विभवांतर जो है धारा से फाई कलाम पीछे चल रहा है, विभवांतर जो है धारा से फाई कलाम पीछे चल रहा है, इसलिए फाई जो है विभवांतर की इक्वेशन में घट जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस फाई लिख सकते हो, और आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखोगे ये, या बोल सकते हो धारा जो है फाई कलाम में आगे चल रहा है, यही है फेज डिफरेंस, ठीक। यानी जब यहाँ मैक्सिमम पहुँचा था तो फेज डिफरेंस यहाँ पर, यानी कुछ समय पश्चात मैक्सिमम पर, इनके बीच का कला कितना है, फाई मान लेते हैं। तो इस प्रकार अब बोल सकते हैं हम प्रतिवर्ती धारा जो है विभवांतर से, प्रतिवर्ती धारा जो है विभवांतर से फाई कला में आगे है, तो इसका इक्वेशन है, यानी प्रतिवर्ती धारा जो है विभवांतर से फाई कला में जब आगे है, इसलिए फाई जो है प्रतिवर्ती धारा के इक्वेशन में ऐड हो जाएगा, विभवांतर इससे रहेगा, ठीक। इतना समझना सबको। फिर समझेंगे प्रतिवर्ती धारा और प्रतिवर्ती विभवांतर जब समान कला जब समान मतलब एक साथ अधिकतम होते हैं, एक साथ न्यूनतम होते हैं, तो हम कहेंगे कि इनके बीच में कोई कला नहीं है, तो इनका इक्वेशन ये होगा। जब हम कहेंगे प्रतिवर्ती विभवांतर और प्रतिवर्ती धारा, अगर मान लेते प्रतिवर्ती विभवांतर जो है प्रतिवर्ती धारा से फाई कला में आगे है, तो इक्वेशन ये होगा। या बोल सकते हैं इसी को प्रतिवर्ती धारा जो है प्रतिवर्ती विभवांतर फाई कला में पीछे है, तो ये बोल सकते हैं, ये इक्वेशन होगा। दूसरी बात, अगर प्रतिवर्ती विभवांतर जो है प्रतिवर्ती धारा जो है प्रतिवर्ती विभवांतर से फाई कलाम आगे है, प्रतिवर्ती धारा जो है प्रतिवर्ती विभवांतर फाई कलाम आगे है, तो ये इक्वेशन होगा। या बोल सकते हैं प्रतिवर्ती विभवांतर प्रतिवर्ती धारा से फाई कलाम पीछे है, देखिए ये हुआ ना मैक्सिमम, बाद में ये जो है फाई कलाम में मतलब ये बाद में मैक्सिमम हो रहा है, तो धारा यहाँ पर था, ठीक, ये इक्वेशन होगा। इतना समझना है सबको। अब हम सब समझेंगे कला समंजक तथा कला आरेख, क्या कला समंजक तथा कला आरेख, ठीक। अब इसमें देखेंगे जैसे ये है प्रतिवर्ती धारा की इक्वेशन, ये है प्रतिवर्ती वोल्टता की इक्वेशन। अब इसका मुझे फेजर डायग्राम बनाना है, ठीक। तो कला समंजक आरेख क्या होता है, ये एक प्रकार की घुरुड़ी सदिश होता है। कला समंजक आरेख जो होता है एक प्रकार क्या होता है, घुरुड़ी सदिश होता है, ठीक। जो समय के साथ या वक्री रूप से, जो समय के साथ जो साइन कर्व है इसको परिवर्तित करके बनाया जाता है, ठीक। इसको परिवर्तित करके बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कला समंजक अथवा कला आरेख, ठीक। तो देखिए जैसे ये इक्वेशन आप लोग देख रहे हैं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें दो चीज़ है, एक आई नॉट है, एक ओमेगा टी है। आई नॉट क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान, वी नॉट को प्रतिवर्ती धारा का प्रतिवर्ती वोल्टता का शिखर मान। यहाँ पर ओमेगा टी है। सपोज आई नॉट की कुछ वैल्यू होगी, कोई संख्या होगी, तो उस संख्या के बराबर
हम एक क्या खींच लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए फेजर डायग्राम कैसे बनता है। क्या देखिए एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं, इसको सपोज क्या है, ये आई नॉट है, क्या है आई नॉट। फिर अपने मन से एक रेफरेंस लाइन खींचते हैं, एक संदर्भ लाइन, या फिर एक स्विच अक्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक स्विच, अपने मन से कोई एक अक्ष मानते हैं, वह अक्ष सामान्यतः यक्ष अक्ष को ही लेते हैं, याद रखना। ठीक, ये क्या होता है, एक स्विच अक्ष मानते हैं। अब देखिए इसी लाइन को उठा करके, ठीक, इस लाइन को उठा करके, ठीक, इस लाइन को उठा करके जब यहाँ रखते हैं तो ये हो गया। फिर क्या करते हैं, ये ओमेगा टी, ये ओमेगा टी क्या एक प्रकार का कोण होता है। फिर ओमेगा टी इसको इससे घुमा देते हैं, मान लेते ये यहाँ पर आ गए, ठीक। तो ये क्या हुआ, ओमेगा टी, ये हुआ आई नॉट, समझ आए ना। इसी क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। यही है कला समंजक आरेख, समझ आए। इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आगे बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। अब जैसे इसी प्रकार अगर वी नॉट बनाना हो, ये इसका प्रतिवर्ती बोल्टता का, तो प्रतिवर्ती बोल्टता, ये जो प्रतिवर्ती बोल्टता का शिखर मान है उसके बराबर एक लाइन खींच लेंगे, और ये बोल्टता जो है इससे बड़ा होता है, याद रखना, ठीक। प्रतिवर्ती धारा से वैल्यू इसकी बड़ी होती है हमेशा, क्योंकि जैसे इक्वेशन जानते हैं वी बराबर आई आर, ठीक। तो वी जो है आई कब बराबर होता है, जब आर में गुणा करेगा, ठीक। इसलिए वी जो है आई से हमेशा बड़ा होगा, तो इसलिए इसका लाइन भी बढ़ेगी। तो इसके बराबर अब यही लाइन फिर उठाकर क्या रखेंगे, यही लाइन उठा करके फिर यहाँ रखेंगे, लाइन रख दिए। फिर कितना मुझे घुमाना है ये डिसीजन देगा, ओमेगा टी, यानी इसी के एंगल घुमाना है, यानी वापस ये यहाँ पर आ जाएगा। जब घुमाएंगे इसको, सपोज ये आपका क्या है वी नॉट, जब इसको घुमाएंगे तो ये इक्वेशन इसी लाइन पर आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा आगे जाएगा, ये आपका क्या होगा वी नॉट, ठीक। ये है प्रतिवर्ती बोल्टता का, हाँ, जो है कि फेजर डायग्राम। और नीचे वाला क्या है, इसके पहले वाला प्रतिवर्ती धारक से। अगर सपोज मान लेते हैं प्रतिवर्ती बोल्टता का समीकरण इस प्रकार हो, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता, तब फेजर डायग्राम कैसे बनता है, याद रखना। ये इक्वेशन ना होकर के जैसे ये है और ये है, तो ध्यान दीजिए, तो ऐसे लाइन खींचते हैं, फिर एक लाइन, ये क्या है हमेशा यक्स एक्सिस को ही एक स्विच जो है कि अक्ष मानेंगे। फिर क्या है, प्रतिवर्ती धारा को रखेंगे, प्रतिवर्ती धारा रख दिया, ऐसे लाइन खींचेंगे प्रतिवर्ती धारा को। फिर क्या है, उसको ओमेगा टी जब घुमा देंगे, ओमेगा टी जब घुमाएंगे तो इतना आ जाए, ये हुआ आई नॉट। अब देखो विभवांतर, विभवांतर के जैसी विभवांतर यहाँ कोई संख्या है, उसी संख्या के बराबर इतना एक लाइन खींचेंगे। फिर ये लाइन जो है सपोज यहाँ पर जाएगा, कितना घुमाना है, अच्छा ये ओमेगा टी हम लोग घुमाए थे इसके पहले, कितना घुमाना है, ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी थोड़ा सा इससे ज़्यादा घुमा, ये हुआ, ठीक। वी नॉट, ये क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव, कितना घुमाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक। तो ये प्रकार क्या है, घुरुड़ी सदिश है, ठीक। ये क्या करता है, घुरुड़ी सदिश है, जो कि ज्यावक्री यानी साइन कर्व को चेंज करके इसको बनाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फेजर डायग्राम कहते हैं, ठीक। इसका उपयोग आगे जो है कि किया जाएगा, जो कि इसको अच्छे समझ लीजिए, तो समझना सबको। इसमें जैसे एक एग्जांपल दे, जैसे कोई इक्वेशन लिख दिया आई बराबर, जैसे लिख दिया आई बराबर 10 साइन चलो 60 आंसर लिख दिया, ठीक। तो इसके जैसा नहीं, आई बराबर, तो ये क्या हुआ 10, सपोज 10 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर कोई भी एक लेंथ खींचो अपने मन से, तो ये चलो ये हुआ, ठीक। अब ये आपका क्या हो गया, आई नॉट हो गया, यानी इसकी वैल्यू क्या है, आई नॉट, आई नॉट वैल्यू 10 है। अब फिर इसको ले जा करके अपने मन से एक कोई स्विच अक्ष बनाइए, स्विच अक्ष को हम सामान्यतः यक्ष अक्ष को ही मानते हैं। तो इस बाण को उठाइए, यहाँ पर रख दीजिए, ठीक। जैसे यहाँ 10 रखा है, तो आप स्केल से या किसी भी 10 मिलीमीटर लीजिए या 10 सेंटीमीटर लीजिए, किसी भी यूनिट में लीजिए, इसको उठा कर ले जा, यूनिट में ले करके, जैसे यहाँ 10 है, 10 सेंटीमीटर ले लो, तो 10 सेंटीमीटर इसके साथ इस लाइन खींचिए, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती धारक शिखर मान, यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर रखने के बाद अब कितना मुझे घुमाना है, 60 डिग्री घुमा दीजिए। तो ये जो लाइन, ये जो ग्राफ बनेगा, ये जो डायग्राम बनेगा, क्या होगा, तो ये कि जो डायग्राम बनेगा क्या होगा, ये इसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम, ठीक। ये है 60 डिग्री, ठीक।
अब हम आगे देखेंगे, जब परिपथ में केवल शुद्ध ओमी प्रतिरोध R हो। ठीक, जब परिपथ में केवल शुद्ध ओमी प्रतिरोध R हो। ध्यान से देखेंगे, मान लीजिए ये क्या है, प्रतिवर्ती मतलब कि वोल्टता है। तो इस सर्किट में क्या केवल लगा है, शुद्ध प्रतिरोध। ठीक, केवल प्योर रेजिस्टेंस लगा है। तो ये क्या है, प्रतिवर्ती विभवांतर है। प्रतिवर्ती विभवांतर क्या होता है, जिसका भाई जो कि परिमाण और दिशा जिसका बदलता रहता है। ठीक, तो मान लीजिए किसी क्षण t पर प्रतिवर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान क्या है, v/v0 sin ओमेगा t है। यही है v/v0 sin ओमेगा t। अब ओम के नियम से जब v/v0 sin ओमेगा t है तो यहाँ पर प्रतिवर्ती धारा निकलेगी। तो प्रतिवर्ती धारा मान लीजिए किसी क्षण यहाँ पर I फ्लो हो रही है धारा, तब इनके सिरों के बीच विभवांतर ओम के नियम से क्या होगा, v/IR होगा। ठीक, तो ओम के नियमानुसार प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर v/IR। ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो धारा निकलेगा, धारा यहाँ पर जाएगा तो विभवांतर क्रिएट हो जाएगा। ठीक, और विभवांतर किसके बराबर होगा, ओम के नियमानुसार v/IR, आप लोग जानते हो। ठीक, अगर केवल शुद्ध ओमी प्रतिरोध R की सिरों पर विभवांतर स्रोत की वोल्टता के बराबर होता है, यानी यदि किसी सर्किट में शुद्ध प्रतिरोध R जुड़ा होता है तो इसकी भी जो विभवांतर उत्पन्न होता है, यह मतलब कि स्रोत की वोल्टता की, जो स्रोत है यानी जहाँ धारा निकल रहा है यहाँ से कि वोल्टता के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, यानी कि इसलिए देखो ये दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए IR बराबर क्या हो जाएगा, v0 sin ओमेगा t। ठीक, अब देखिए यहाँ R को जाकर डिवाइड करवा दिया, तो I बराबर क्या हो जाएगा, v0/R sin ओमेगा t। अब v0/R क्या है, v0 है क्या, विभवांतर एक प्रकार का, R प्रतिरोध है, विभवांतर बट्टे धारा क्या बोलते हैं, सॉरी विभवांतर बट्टे प्रतिरोध क्या बोलते हैं, धारा I बराबर v/R से। तो ये देखिए शिखर विभवांतर शिखर वोल्टता, इसलिए शिखर धारा होगा। तो v0/R को हम I0 बोलते हैं। I0 है क्या, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। ठीक, यह प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, याद रख। तो अब v0/R का स्थान क्या रख देंगे, I0। तो I बराबर I0 sin ओमेगा t। अब देखिए I बराबर I0 sin ओमेगा t, v बराबर v0 sin ओमेगा t। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या स्पष्ट हो रहा है, समीकरण 1 और 2 में देखते हैं दोनों के कला में, भाई साइन के गुणांक को ही कला बोलते हैं, दोनों के कला में कोई अंतर नहीं, यानी यहाँ पर ओमेगा टी है, यहाँ पर, यानी कि इनके बीच जो ग्राफ खींचा जाए, यदि प्रतिवर्ती वोल्टता और प्रतिवर्ती धारा के बीच का ग्राफ खींचा जाए तो ये साथ साथ मैक्सिमम होंगे और साथ साथ मिनिमम होंगे और साथ साथ शून्य होंगे। ठीक, यानी कि इनका जो ग्राफ होगा यह इस प्रकार होगा, देख रहे हैं, इनका ग्राफ इस प्रकार होगा, अर्थात इनके बीच में कोई कलांतर नहीं है। जब प्रतिवर्ती वोल्टता और धारा के बीच कोई कलांतर नहीं होते हैं तो ये साथ साथ मैक्सिमम होते हैं। ठीक, फिर साथ साथ मिनिमम होते हैं। ठीक, अब इनके बीच हम खींचेंगे क्या, फेजर डायग्राम। क्या, फेजर डायग्राम। तो ध्यान से देखेंगे, फेजर डायग्राम जब खींचा जाता है तो वही रूल लगाएंगे, जैसे I बराबर I0 sin ओमेगा t है, I बराबर I0 sin ओमेगा, तो I0 के इतना एक लेंथ खींचेंगे और इस लेंथ को ले जा कर के कहाँ रखेंगे, एक मान लीजिए अपने में से एक स्विच चर मान लिए, एक स्विच अक्ष मान लिया, इस अक्ष पर इस लाइन को ले जाकर रख दिया ऐसे या। ठीक, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, मान लेते क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक, इस एक्सिस पर मैंने क्या किया, इस लेंथ को ले जाकर रख दिए, फिर कितना घुमाया गया है, ओमेगा टी घुमा दिए, तो यहाँ पर आया I0। फिर उसी प्रकार अगर हम प्रतिवर्ती वोल्टता का फेजर डायग्राम खींचेंगे तो v0 के बराबर एक लाइन ऐसे सपोज अपने में से खींचे, इस लाइन को जाकर यहाँ रख दिया, फिर कितना घुमाना पड़ेगा, ओमेगा टी। फिर जब ओमेगा टी घुमाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एक प्रकार से, ठीक, तो कि जब किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा रहता है तो प्रतिवर्ती धारा का फेजर डायग्राम और प्रतिवर्ती वोल्टता का फेजर डायग्राम खींचते हैं तो दोनों क्या होते हैं, एक ही दिशा में आते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जब प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध होता है, धारा और विभवांतर एक ही दिशा में
प्राप्त होते हैं। ठीक, यानी जिस दिशा में विभवांतर होगा उसी दिशा में धारा प्राप्त होगा। कब होगा? जब किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। ठीक, इस स्थिति में फेजर डायग्राम में जो प्राप्त होता है वह धारा और विभवांतर क्या होता है? एक ही दिशा में प्राप्त होते हैं। ठीक, आप यहाँ से समझ चुके हो। ठीक, अब हम देखते हैं, अब आगे देखिए, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व हो, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व हो, देखो यह लिखा गया है कि ऐसा प्रेरकत्व जिसका ओमी प्रतिरोध क्या है? नगण्य ओमी प्रतिरोध वाला क्या है? एक शुद्ध प्रेरकत्व होता है। तो ठीक, यानी कि जिसका प्रेरकत्व क्या है? कैपिटल एल है। क्या है? कैपिटल एल है। अब देखिए, जब कैपिटल एल प्रेरकत्व वाले कुंडली में, जब कैपिटल एल प्रेरकत्व वाले कुंडली में जब प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, क्योंकि प्रतिवर्ती धारा क्या होता है? जिसका परिमाण और दिशा लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो परिमाण और दिशा लगातार परिवर्तन होने के कारण उसी के अनुरूप इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण इनके सिरों के बीच एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इनके सिरों के बीच एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान हम फैराडे के द्वितीय नियम से ज्ञात करते हैं। वह प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है? एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक, एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर होता है। तो मान लेते हैं यदि किसी क्षण टी पर प्रेरकत्व के सिरों पर, यानी इनके सिरों के बीच प्रतिवर्ती वोल्टता का मान कितना था? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तब उसी समय प्रेरकत्व में प्रवाहित होने वाली धारा आई हो, अगर इनके सिरों की माने कि प्रतिवर्ती वोल्टता का मान कितना हो? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो उस क्षण इसमें प्रवाहित होने धारा आई मान लेते हैं। तो फैराडे के नियमानुसार प्रेरकत्व के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होगा? V डैश किसके बराबर होगा? एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक, एल डी आई अपॉन डी टी, ये फैराडे के नियम से ज्ञात होता है, जहाँ एल क्या है? इस कुंडली का स्वप्रेरकत्व, और डी आई अपॉन डी टी क्या है? धारा परिवर्तन की दर है, यानी धारा कितने तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो ये इस स्थिति में इसमें क्या होता है? एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। वह प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? V डैश मान लेते हैं, V डैश बराबर एल डी आई अपॉन डी टी। अच्छा, यह प्रेरित विद्युत वाहक बल जो इसमें उत्पन्न होता है, ठीक, मुख्य विभवांतर यानी इसका क्या होता है? विरोधी होता है, यानी इसके विपरीत उत्पन्न होता है, यानी अगर ये बढ़ रहा हो तो ये घटेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक, यानी यही है विभवांतर V डैश। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एक किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम प्रयोग करेंगे। किरचॉफ के द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी परिपथ के अंदर समस्त विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? V माइनस V डैश, यानी V यानी समस्त विद्युत वाहक बल जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर विभवांतर कितना है? V, यहाँ का विभवांतर V डैश है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर देखो माइनस हो गया। तो V माइनस V डैश, वैसे लिखेंगे V समस्त, देखो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? किसी परिपथ में उपस्थित समस्त विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? 0 होता है, यानी V प्लस इसके उल्टा V डैश बराबर क्या होगा? 0, यानी V माइनस V डैश बराबर 0 हो गया। यही लिखा गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर V का मान कहाँ रखेंगे? यहाँ से इसको समीकरण आप 1 मान सकते हो। ठीक, तो यहाँ से हम V का मान रखेंगे यहाँ से, और V डैश का मान रखेंगे एल डी आई अपॉन डी टी। तो हमें क्या प्राप्त? ठीक, अब इधर देखिए यहाँ पर V डैश की वैल्यू रख दिया गया कि V डैश की वैल्यू क्या था? एल डी आई अपॉन डी टी, और V को वैसे रखा गया। तो अब क्या करते हैं कि एल डी आई अपॉन डी टी को इधर ले गए तो ये प्लस हो जाएगा, यानी V बराबर एल डी आई अपॉन डी टी, या लिख सकते हैं एल डी आई अपॉन डी टी बराबर V। फिर वापस अब देखो, अब देखिए एल डी आई अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से V का मान रखेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ से डी आई का मान क्या होगा? ये एल नीचे आ जाएगा, डी टी इधर आ जाएगा। ठीक, तो V नॉट बटे एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, यहाँ डी आई का मान निकालेंगे, डी आई का मान हो गया। अब दोनों तरफ क्या ले लें? समाकलन ले लें। समाकलन यानी डी आई, यहाँ पर समाकलन लगा देंगे V नॉट बटे एल साइन ओमेगा टी डी टी।
अब देखिए इंटीग्रल ऑफ डी आई का मान क्या होता है, आई होता है। यहाँ देखिए वी नॉट बटे एल ये कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर कर दिया। फिर अंदर के वजह साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी के समाकलन क्या होता है माइनस में कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा वी नॉट बटे एल। ठीक, तो अब इस ओमेगा को बाहर कर दिया यानी ओमेगा वी नॉट बट्टी ओमेगा एल, यहाँ पर माइनस कॉस ओमेगा टी, या फिर देखिए इसको ऐसे उतार लीजिए। अब देखो माइनस कॉस ओमेगा टू को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू यहाँ से। ठीक, यानी साइन पाई बाई टू माइनस कॉस साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस ओमेगा टी क्या होता है माइनस माइनस तो पहले था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। यहाँ थीटा का स्थान ओमेगा टी हो तो ओमेगा टी लिख दिया। देखिए वही चीज़ है, यानी माइनस कॉस ओमेगा टी के स्थान पर माइनस कॉस ओमेगा इतना लिख सकते हैं। अब माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देखिए ओमेगा वी नॉट बटे ओमेगा एल, तो वी नॉट बटे ओमेगा एल को ये क्या होता है धारा, प्रतिरोधी धारा का शिखर मान है। क्या है, प्रतिरोधी धारा का शिखर मान है, जिसे हम आई नॉट लिखते हैं। तो आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा वी नॉट बटे ओमेगा एल, जहाँ प्रतिरोधी धारा का शिखर मान है। तो इस प्रकार क्या लिख सकते हैं, आई बराबर आई नॉट साइन, इसके स्थान पर आई नॉट रखेंगे, इसके स्थान आई नॉट, फिर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब देखिए समीकरण एक क्या था, भी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी था, ये समीकरण आपका एक था। ठीक, समीकरण एक व समीकरण दो, समीकरण एक व समीकरण दो से स्पष्ट है कि जो प्रतिवर्ती विभवांतर है, प्रतिवर्ती बोल्टता का इक्वेशन है, जो यहाँ पर जो ओमेगा टी यहाँ का कला और प्रतिवर्ती धारा का जो कला है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी कि यहाँ पर ओमेगा टी है लेकिन प्रतिवर्ती धारा में जो है कि पाई बाई टू क्लास पीछे है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसका एक ग्राफ खींचेंगे, तरंग का ग्राफ खींचेंगे, तो यहाँ पर मुझे इस प्रकार प्राप्त होगा। ठीक, इस प्रकार प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब कौन यहाँ पर पीछे है, यानी कि प्रतिवर्ती धारा जो है प्रतिवर्ती बोल्टता से क्या है पीछे है। तो कितना पीछे है, पाई बाई टू कलम पीछे है, पाई बाई टू कलम में पीछे है। इसका मतलब ये हुआ जब प्रतिवर्ती बोल्टता का मान मैक्सिमम पहुँचता है उस समय प्रतिवर्ती धारा का मान क्या रहता है, शून्य रहता है, याद रखना। पाई बाई टू कलम पीछे में मतलब ये हुआ जब प्रतिवर्ती बोल्टता का मान शून्य से जब प्रतिवर्ती बोल्टता का मान मैक्सिमम मतलब अधिकतम से शून्य पहुंचता है उस समय प्रतिवर्ती धारा का मान शून्य से मैक्सिमम पहुंचता है। तो इस प्रकार इसका ग्राफ प्राप्त होगा। ये कब का ग्राफ है, जब प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो। ठीक, अब हम फेजर डायग्राम खींचेंगे। क्या, फेजर कला समंजक, फेजर डायग्राम जब खींचेंगे तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन से भी नॉट के बराबर एक लेंथ खींचा। अब इस लेंथ को सबसे पहले हम एक ऐसे नॉर्मल लाइन बनाते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं, एक ऐसा नॉर्मल लाइन खींचते हैं। अब फिर क्या करते हैं, पहले भी नॉट को रखते हैं, भी नॉट की वैल्यू यहाँ पर रखा, फिर कितना घुमाना है ओमेगा टी, ओमेगा टी मैंने इसे घुमा दिए, कितना ओमेगा टी घुमा दिया गया। फिर अब हम धारा यहाँ से आई नॉट की वैल्यू कितना क्या है, एक ऐसे लाइन लेंथ खींचल और लेंथ को यहाँ पर रखा। तो यहाँ पर क्या कहना है कि इन दोनों के बीच में कलर मतलब फेस डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू इससे पीछे है। कौन, प्रतिवर्ती धारा जो है पीछे है, यानी इस दिशा में जाएगा, तो ये इसका ग्राफ यहाँ पहुँचेगा। ठीक, तो इसमें याद रखना कि अगर प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व तो जुड़ा होता है तो उसमें जो होता है प्रतिवर्ती धारा जो है प्रतिवर्ती जो विभवांतर होता है, ये क्या है, प्रतिवर्ती विभवांतर का जो है कि डायरेक्शन है, ये प्रतिवर्ती धारा का डायरेक्शन है। तो प्रतिवर्ती जो विभवांतर होता है प्रत्यावर्ती धारा से 90 अंश क्या होता है, अग्रगामी होता है। यहाँ पर लिखा गया है समीकरण 1 से स्पष्ट है, जो प्रतिवर्ती विभवांतर होता है प्रतिवर्ती धारा से कला में 90 अंश अग्रगामी होता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि प्रतिवर्ती जो धारा होता है, प्रतिवर्ती ये जो धारा है, ठीक,
प्रतिवर्ती विभवांतर से क्या होता है 90 अंश कला में पश्चिमगामी होता है। ठीक, 90 अंश क्या हो कला में पश्चिमगामी होता है। तो थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, यहाँ से देखो 90 अंश क्या है, तो प्रतिवर्ती जो धारा होता है प्रतिवर्ती विभवांतर से 90 अंश पश्चिमगामी बोलो, या ऐसे बोल सकते हो प्रतिवर्ती जो विभवांतर होता है, यहाँ प्रतिवर्ती विभवांतर जो है प्रतिवर्ती धारा से 90 अंश कला में अग्रगामी होता है। ठीक, अब हम आगे इसमें देखेंगे यहाँ से। ठीक, प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान, प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान क्या था, I0 बराबर V0 बट्टे ओमेगा एल। तो यहाँ से हम V0 बट्टे I0 का मान निकाला। ठीक, V0 बट्टे I0, V0 बट्टे I0 यहाँ से निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, V0 बट्टे I0 का मान ओमेगा एल हो जाएगा। और ये विभवांतर बट्टे धारा ये क्या होता है, एक प्रकार के प्रतिरोध ही होता है, लेकिन उसको हम R से नहीं लिखेंगे, बल्कि ये क्या है, किसके कारण प्रतिरोध हो रहा है, धारा के मार्ग में एक प्रकार की रुकावट है। क्या है, धारा के मार्ग में एक प्रकार का रुकावट है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरकत्व का प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे हम यक्सेल से प्रदर्शित करते हैं, यानी V0 बटे I0 को यक्सेल से लिखेंगे, अर्थात यक्सेल बराबर क्या हो जाएगा V0 बटे I0। और यह क्या है, फिर से समझ लीजिए, ये क्या है, प्रेरण के कारण प्रतिवर्ती धारा के मार्ग में रुकावट है, यानी अवरोध है। जिस प्रकार प्रतिरोध धारा के मार्ग में रोकता है, उसी प्रकार प्रेरण प्रतिघात भी जो है कि प्रतिवर्ती धारा के मार्ग में एक प्रकार का अवरोधक है। ठीक, जिसे हम यक्सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो यक्सेल बराबर होता है V0 बटे I0, और V0 बटे I0 का मान यहाँ से आया है ओमेगा एल। ठीक, यक्सेल बराबर ओमेगा एल। तो यहाँ से ये यक्सेल क्या है, प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात एक्सेल की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, ओमेगा एल। हम जानते हैं ओमेगा का मान क्या होता है 2π/t, या 2π बराबर 2π इंटू 1/t लिख सकते हैं। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी 2πf, यानी ओमेगा का स्थान क्या रख सकते हैं 2πf। तो फिर एक्सेल का मान क्या हो जाएगा 2πfl, जहाँ एफ क्या है प्रतिवर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी है, एफ क्या है प्रतिवर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी है, और यल क्या है प्रेरण का या कुंडली का स्वप्रेरकत्व है। ठीक, यहाँ लिखा गया है, जहाँ स्मॉल एफ क्या है प्रतिवर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी है। अब हम ये प्रेरण प्रतिघात और प्रतिवर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी के बीच एक ग्राफ खींचेंगे। वो ग्राफ कैसे प्राप्त होता है, एक सीधी रेखा। ग्राफ क्या होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, क्योंकि यक्सेल जो होता है ठीक फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है, तो इसलिए इनके बीच जब ग्राफ खींचा जाता है एक सीधी और सरल रेखा ग्राफ प्राप्त होती है। पूछा जाए कि प्रेरण प्रतिघात और प्रतिवर्ती धारा के बीच खींचा गया ग्राफ कैसे होती है, एक प्रेरण प्रतिघात और प्रतिवर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी के बीच खींचा गया ग्राफ एक सीधी और सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक, अगर यही धारा दिष्ट धारा हो, अगर यही धारा क्या हो, दिष्ट धारा हो, क्योंकि दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी शून्य होती है, इसलिए प्रेरण प्रतिघात का मान क्या हो जाएगा शून्य। एक्सेल बराबर होता है 2πf, एफ का मान शून्य हो जाएगा इंटू एल, तो शून्य में कोई संख्या गुणा कर शून्य हो जाएगा। तो इतना बात याद रखना है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात का मान क्या होता है शून्य, यानी दिष्ट धारा के लिए एक्सेल का मान क्या होता है शून्य होता है। क्यों शून्य होता है आप लोग जान चुके हो। ठीक, क्योंकि दिष्ट धारा के पास फ्रीक्वेंसी शून्य होती है, और जब फ्रीक्वेंसी शून्य होगी तो यहाँ पर एफ का मान शून्य रखेंगे, तो एक्सेल का मान क्या हो जाएगा शून्य। तो देखिए एक्सेल का दो फार्मूला है, एक ये है एक ये है। ये एक्सेल बराबर ओमेगा एल के रूप में आया है, यानी कोणीय वेग के फॉर्म में है, और एक एक्सेल है 2πfl, यानी प्रतिवर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी के रूप में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग जो है कि न्यूमेरिकल में ज़्यादा किया जाता है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे, तो इसको हम एक बार आगे देखेंगे, मतलब फिर रिपीट करेंगे कि जब प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल, जैसे ये क्या प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो। ठीक, जब शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो तो इस स्थिति में प्रतिवर्ती धारा जो होती है प्रतिवर्ती वोल्टता से या प्रतिवर्ती विभवांतर से π/2 कला में पीछे होता है। ठीक, प्रतिवर्ती विभवांतर जो है
प्रतिवर्ती धारा जो है प्रतिवर्ती विभवांतर से π/2 कॉलम पीछे होता है, या ये बोल सकते हैं प्रतिवर्ती विभवांतर जो है प्रतिवर्ती धारा से π/2 कॉलम में पीछे होता है। और यहाँ से हम एक जो है कि प्रेरण प्रतिघात निकालते हैं, एक्सियल। ये एक्सियल क्या होता है, जो कि एक्सियल क्या होता है याद रखना आप लोग। यह प्रेरकत्व होता है एक प्रकार का, जो कि प्रतिवर्ती धारा के मार्ग में लगाया गया एक अवरोध होता है। ठीक, ये प्रेरकत्व होता है जो कि यहाँ से प्रतिवर्ती धारा के मार्ग में लगाया गया एक अवरोध होता है, जिसे हम एक्सियल से प्रदर्शित करते हैं। एक्सियल बराबर ओमेगा एल। ये ओमेगा एल कहाँ आया, इसके पीछे आप समझ चुके हो। फिर ओमेगा का मान होता है 2πf। ओमेगा का मान क्या होता है 2πf होता है। फिर 2πf आसान रख दिया, एल आ गया। और प्रेरण प्रतिघात तो फ्रीक्वेंसी के बीच खींचा गया ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। और दिष्ट धारा के लिए एक्सियल का मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि दिष्ट धारा की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ठीक, धन्यवाद।